दोस्तों नमस्कार। आज जिनके साथ आप मुझे देख रहे हैं वो बहुत अद्भुत आदमी हैं। ये अभय जी हैं, मेरे अभय जी, यानी प्रोफेसर डॉक्टर अभय पाठक। कॉमर्स कॉलेज रतलाम में पढ़ाते हैं और अब तो मुझे भी याद नहीं कि इनसे कितने वर्षों से मेरा संपर्क है। मुझे बड़े कृपालु हैं और मेरी चिंता भी करते हैं, आदर करते हैं तो अलग बात है, लेकिन चिंता करते हैं मेरी। बात बात में एक बार झूठ पे बात निकली थी हमारी। मैं इससे पहले बता दूं कि कॉमर्स कॉलेज में सांख्यिकी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर उसको? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, है ना सर? मुझे बोलने में असुविधा होती है, मैं थोड़ा घामड़ देहाती आदमी हूँ। तो बातचीत चली थी झूठ पे, तो मैंने कहा था झूठ, सभ्य झूठ, दो तरह के झूठ होते हैं। तो अभय जी ने कहा था कि नहीं, 3 झूठ होते हैं। तो उन्होंने जो तीसरा झूठ बताया था वो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि वो तीसरा झूठ क्या है और तीसरे झूठ की महिमा क्या है, उसके प्रभाव क्या है, और वो तीसरा झूठ कितना करिश्माबाज है। इससे पहले कि मैं अभय जी से बात शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी रोचक बात है। इसमें मेरी कोशिश है कि मैं परिहास से शुरू करता हुआ, उपहास से गुजरता हुआ हमारे व्यंग तक पहुंचूं, करुणा तक पहुंचूं और हमारे जो दिनों दिन बढ़ती जा रही आर्थिक खाई है उसके विद्रूप तक पहुंचूं। ये मेरी कोशिश ये है। मुझे नहीं पता ये बात कितनी लंबी होगी, मुझे नहीं पता मैं अपने मकसद में कितना कामयाब होऊंगा, क्योंकि हम लोग प्रायः वैचारिक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा असहमत लोग हैं हम लोग। इसलिए ज़रूरी नहीं कि बात उसी दिशा में जाए जिस दिशा में ले जाना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे आग्रह है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा और शायद हो सकता है कहीं आपको कारुणिक भी लगे, और हो सकता है कि हमारी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत को भी रेखांकित करे। अभय जी, आपने मुझे एक बार कहा था जी कि झूठ 3 तरह के होते हैं। बिल्कुल तो जी। सफेद झूठ, झूठ तो हमको पता है, तीसरा झूठ क्या है? देखिए, झूठ 3 प्रकार के होते हैं: झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी। सांख्यिकी, यस जो आपका विषय है जी। लेकिन ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन किसी प्रसिद्ध विद्वान का है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस कथन के माध्यम से ही हम सांख्यिकी को समझते हैं और समझाते रहे हैं। उसके कारण जो कहना चाहते हैं वो ये है कि सांख्यिकी यानी समंकों का प्रयोग करके हम कई बार अपने तरह से इस तरह से प्रयोग करते हैं कि आम व्यक्ति को उसका कुछ और अर्थ हम ध्वनित करते हैं। इस प्रकार से हम एक कई झूठ को इस तरह से समंकों के माध्यम से बोल देते हैं। मैं इसको इस तरह से कहूं कि जो प्रतिशत है वो एक निरपेक्ष व्याख्या है समंकों की। जी हाँ, जी हाँ, है ना? सापेक्ष व्याख्या, सॉरी, सापेक्ष बोलते हैं, रिलेटिव तरीके से हम प्रतिशत को रखते हैं। लेकिन जब लगता है कि ये हमारे सुविधाजनक नहीं है तो हम उसको निरपेक्ष तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अच्छा। तो इस तरह से हम अपनी सुविधा से समंकों को लेते हैं। तो जो अर्थ होता है वो ये सांख्यिकी और समंकों का प्रयोग विद्वानों के बीच व्यवस्था को समझने के लिए है। लेकिन इसका प्रयोग जब हम राजनीति में करते हैं और अपने मतदाता को प्रभावित करने के लिए करते हैं तो इसका पूरा दुरुपयोग हो जाता है। यानी क्योंकि एक बात सामान्यतः कहा जाता है कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़े तथ्य पवित्र होते हैं, तथ्य सत्य है कहते हैं, लेकिन नहीं कहते। उसके प्रस्तुतिकरण में और उसके प्रयोग करने के लिए जिन समंकों को हम चुनते हैं वहां सुविधाजनक तरीके से हम चुनाव करके ये झूठ बोलते हैं। तो आपकी बात तो क्या मैं ये कहूँ कि 2 और 2 4 होना सही भी है और 2 और 2 4 नहीं भी होते हैं? जी हाँ, ये कह सकते हैं आप, बिल्कुल सही कहते हैं। मैं इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यदि आप और तरह से समझना चाहें तो उसी तरह से कि ये मैं कहूँ कि अश्वत्थामा मारा गया, हाँ, तो मैंने गलत नहीं कहा, अर्ध सत्य था वो, मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन मैंने जिस तरह से कहा, जिस भाव से कहा, वहां आप कुछ और समझे। बस इसी तरह से समंकों में झूठ बोला जाता है। तो वे, क्योंकि देखिए सरकार, हम लोग कहा जाता है कि सरकार आंकड़े बहुत देती है और सरकार आंकड़े सदैव अपनी सुविधा से देती है, अपनी सुविधा के लिए देती है। और सरकार
कि स्थायीपन में कोई खरोंच नहीं आए, इसलिए इस तरह से देती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है, होता है। लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा, लेकिन कहती प्रकाशित सभी होते हैं। जी हाँ, प्रकाशित में कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, सरकारी आंकड़े आते हैं बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन उसमें से आपने चुना क्या, रखा क्या? तो यही बहस होती है। जब बहस होती है तो हम कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ कोई नहीं बोल रहा है, सब अपने अपने तथ्य को सही तरह से प्रस्तुत रख रहे हैं, बस चुनाव अपना कर रहे हैं और अपने अपने लोगों को अपने अपने तरीके से मैसेज कर रहे हैं। अब मैं सांख्यिकी के जरिए, ये अभी जो अंबानी जी की यहाँ शादी हुई जी, जब से उसके आंकड़े आने शुरू हुए तब से मुझे आप बहुत याद आते रहे। पता नहीं आपको हिचकियां आई कि नहीं आई। जी, लगातार लगभग प्रतिदिन आपको मैंने याद किया। जी, जो अखबारों में इस, मेरे हिसाब से बड़ी एक भारतीय गरीब और गरीबी के साथ बड़ी अश्लील और बड़ा फोड़ मजाक था ये। जो हमारे भारतीय दर्शन का, जो सादगी का जो दर्शन हमारा, उसकी बड़ी इसने बहुत खिल्ली उड़ाई है, उसने बहुत उस तरह पर प्रहार किया है। तो इसके बचाव में प्रयास करते हुए, यकीनन वो गंभीर नहीं थे और इसका समर्थन नहीं कर रहे थे, पर प्रयास में उन्होंने कहा कि ये तो, अब अंबानी ने अपने एक दिन की आमदनी भी खर्च नहीं की और अपनी आमदनी का 0.01% खर्च किया। और इस लिहाज से सांख्यिकी का उपयोग करते उन्होंने कहा कि उन्होंने तो भारत का एक औसत मध्यम वर्गीय आदमी या गरीब आदमी जो खर्च करता है उसके मुकाबले बहुत कम खर्च किया, जबकि मध्यम वर्गीय आदमी इसके मुकाबले, अब अंबानी के मुकाबले ज्यादा खर्च करता है। सच है, लोग ऋण लेकर खर्च करते हैं। अपनी आय की बचत तो कम रहती है, ऋण लेकर खर्च करते हैं लोग। बिल्कुल, तो बिल्कुल यही बात है कि बात जब प्रतिशत में कही जाएगी तो कम लग रही है, और यदि इसे जो वस्तुतः जितना खर्चा किया, लगभग कितना खर्चा किया होगा आपने देखा होगा। मुझे आंकड़े अलग अलग आते रहे और जो सबसे छोटा आंकड़ा मेरे सामने आया वो था 5,000 करोड़ रुपए का। तो ठीक है, अब 5,000 करोड़ में बड़ा इंप्रेशन आता है तो प्रतिशत में कह दीजिए इस बात को, वो 0.01 तो लगेगा कि बस मामूली खर्च किया। बस यही है जो आप समझना चाहते थे। तो हम लोग आपकी सांख्यिकी की वजह से अब हम लोग अंबानी से ज्यादा खर्च करने का गर्व करें या हमें बेइज्जत करने, उस आदमी ने हमें जो बेइज्जत किया उस पर हम लोग गुस्सा करें। देखिए, यहाँ मेरी जो टिप्पणी है दादा, जी हाँ, वो थोड़ी आपसे, यहाँ जैसा आप जानते भी हैं कि मेरे विचार आपसे मेल नहीं खाते। देखिए, मैं दोनों तरह की बात बताता हूँ। एक नजरिया होता है समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी नजरिया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हम अलग अलग तरह से देश का विकास करते हैं। समाजवाद का तरीका जो था, और उसके तहत ही ये सोच थी कि हम भोंडा प्रदर्शन न करें धन का, और बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा इसका आलोचक रहा हूँ कि विवाह में इस तरह के भोंडा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और हमारे विधायक जी चैतन्य कश्यप जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसका तो हमेशा हम प्रणाम करते हैं कि वो अपने विवाह समारोह को बड़े सादगीपूर्ण तरीके से रखते हैं और इस सोच के साथ ही रखते हैं। लेकिन आपको पता है कि नहीं है, उन्होंने एक संकल्प और लिया था, एक बात और कही, संकल्प था कि, तो उन्होंने एक बात और कही थी कि जहां पर उन्होंने जिन पैमानों पे अपने घर के वैवाहिक आयोजन किए हैं, यदि वो पैमाने जहां जहां नहीं अपनाए जाएंगे वहां वो उन विवाहों में शरीक नहीं होंगे। लेकिन बेचारे को अपना इस संकल्प तोड़ना पड़ा, वो ज्यादा कायम नहीं रख पाए उसमें। देखिए, एक व्यक्ति कितना कर पाता है उसकी बात करें हम, आदमी जो जितना कर सके उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, वो की जाना चाहिए, बिल्कुल की जानी। और उन्होंने किया। मुझे पता नहीं उनके दूसरे संकल्प का, पर जो वो करते रहे हैं किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो न्यूनतम व्यय में विवाह करेंगे उनके लिए वो अपना वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है और अच्छी बात है। अब नया जो दौर आया है, ये 91 से दौर आया दादा। हाँ, बराबर। 91 से हमने बहुत बातें की, उपभोक्तावाद की, लेकिन ये हमने क्यों स्वीकारा? हमें लगा कि यदि सभी लोग धन कमाएंगे और रख लेंगे अपने पास में, तो इस तरह से देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय बनता है। तो जब भी कोई व्यय करे, आप ये देखिए कि उससे कितने लोगों की इनकम जनरेशन हुई है। बड़े लोग
ऐसे बहुत होंगे। रतलाम शहर में अनेक ऐसे धनाढ्य लोग हैं जिनके पास में बरसों, सातों पीढ़ियां उनकी आने वाली खाती रहे, उनको कोई कमाने की जरूरत नहीं है। अरे मध्य प्रदेश के अपने चेतन भाई कश्यप भी सबसे ज्यादा धन दौलत वाले विधायक है, अपने विधायक है, लेकिन उनसे भी अधिक धनाढ्य व्यक्ति आपको रतलाम में मिलेंगे। पर मुझे बताइए कि हमारे विधायक जी दिन रात कार्य करते हैं। अपनी बात वहां चल रही थी। हाँ, नहीं, मैं धनिकों पर बात हो गई तो एक उदाहरण आया। जी, हम कहें कि अनेक धनाढ्य लोग हैं जो कुछ नहीं करते, उनसे बेहतर है ऐसे लोग उद्यमी। हमें इनकी उद्यमिता को प्रणाम करना चाहिए दादा, जिन्होंने दिन रात कार्य करके धन अर्जित करते हैं और इनके धन से अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। यदि हम इस तरह की सोच को बढ़ावा देंगे तो हम उनकी उद्यमिता की जो प्रेरणा है लाभ कमाने की, अब लाभ कमाने के बाद उसका उपयोग वो किस तरह से करते हैं, यदि हम हर चीज को कंट्रोल करने लगेंगे तो हम अंततः उद्यमिता का नुकसान करेंगे। एक बात, जब हम प्रदर्शन करते हैं तो मुझे आर्थिक दृष्टि से यही लगता है कि चलिए इससे किसी भी तरह से वो पैसा रुका हुआ नहीं है, व्यय इनकम जनरेट कर रहा है, पहली चीज। और दूसरी उद्यमिता की प्रेरणा। वरना मुझे बताइए कि यदि मेरे पास में इतना पैसा है कि मेरे आने वाली सातों पीढ़ियां को एक काम करने की आवश्यकता नहीं है तो मैं क्यों करूं? अब मेरी जो भी प्रेरणा होगी, जिससे मैं चलूं, मुझे उसका स्वागत करना है, समाज को उसका स्वागत करना चाहिए कि आप व्यय करें, उद्यमिता करें, उत्पादन करें और लोगों तक उसकी इनकम पहुंचाएं। हाँ, लेकिन अभय जी जैसे कहिए कि यानी व्यय के करने के विपक्ष में मुझे लगता कोई नहीं है, है ना। लेकिन हम लोग जब जैसे शादी उन्होंने की तो उन्होंने भारतीय संस्कार के अधीन की उन्होंने शादी, जी, है ना। उन्होंने तो हमारी जो मूल भारतीय अवधारणा है, एक तो सादगी है ना। मैंने देखे ऐसे, जैसे ऐसे शादियां देखी मैंने कि जिनमें दोनों हाथ से पैसा खर्च हुआ है, लेकिन फुहड़पन उसमें कहीं नहीं था। कोई शादी में जाने पर गरीब आदमी को अपनी गरीबी पे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तो आपके जो कह रहे हैं कि आपका खर्चा मेरी आय है, लेकिन आपका खर्चा मेरी आय होने के साथ यदि मुझे शर्मिंदा करे तो इस तरीके पर थोड़ा हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारी भारतीय दर्शन की जो मूल अवधारणा है कि सक्षम आदमी की, कहा जाता ना, वो दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो दीन को लखत है, दीन बंधु सम होए। तो हमारे यहाँ पर दीन को उसकी चिंता करने का प्रावधान किया गया है, सलाह दी गई है। तो मैं इस सारे खर्चे को मोटे तौर पे मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि 5,000 रुपए करोड़ खर्च किया उसने, 130 करोड़ की आबादी है, एक एक आदमी को 1,000 देता तभी उसके पास काफी पैसा बच जाता और हम सबकी काया पलट हो जाती है। जी। तो मेरा जो मूल सोचना ये कि मेरे खर्चे से यदि मेरे गरीब, मुझसे जुड़े हुए गरीब लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो तो मैंने अपने खर्च करने के तरीके पे फिर से विचार करना चाहिए। खर्च पे एतराज नहीं है, हमारे खर्च करने से यदि किसी की बेइज्जती हो रही है अनजाने में तो मुझे लगता है कि उस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। मैं इस तरह सोचता हूँ मैं। और क्या आपको वाकई लगता है कि लोगों में इससे फ्रस्ट्रेशन आता है? आता है। मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ, बीमा एजेंट हूँ और मैं सैकड़ों हजारों घरों में जाता हूँ। एक कुटुंब में गरीब सदस्य को अपने ही कुटुंब के अमीर सदस्य के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। हाँ, अपने वालों के बीच, तो वो सार्वजनिक मामला है वो। जी। तो मुझे फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। पर ये बात तब भी आती होगी जब वो पड़ोस का व्यक्ति कार खरीद लेता होगा। हाँ, तब भी आती, बड़ा मकान बना लेता होगा। बड़ा मकान आने के बाद में उसका रुतबा जताना। हाँ जी, रुतबा जताना। बात वही है कि हम दीन की चिंता करें। हमारे मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ आपसे। जी, वो होना चाहिए। तो मुझे इसे मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि मेरे बेटे की शादी में खर्च नहीं, मैं खुशी नहीं मनाऊंगा तो कौन मनाएगा? क्या आप मनाएंगे? क्या जी, आप नहीं मनाएंगे? लेकिन वो मनाते वक्त मुझे मेरे कुटुंब के, मेरे संपर्क के, मेरे व्यवहार के जो गरीब लोग हैं, मुझे उनके सम्मान की, गरीब की मुझे सम्मान की चिंता करनी चाहिए। ये मेरा सोचना है। और इसी तरह से मैं इस शादी को लेकर इसी तरह सोचता हूँ, क्योंकि जैसे आप तो सब मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। इस देश में
दिन प्रतिदिन गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। जी जी जी। आंकड़े कुछ भी कहते हो, आंकड़े तो आज ये है कि लगभग एक आदमी की प्रतिदिन की आय 1800 रुपए है। लेकिन मैं देखता हूँ 2 बत्ती पे सुबह सुबह जब मजदूरों की मंडी लगती है, टिफिन लेके आदमी बैठता रहता है कि 300-350 रुपए मुझे मजदूरी मिल जाए ताकि शाम को खाना खा सके परिवार। तो आंकड़े तो कुछ भी कहते हैं, हम सांख्यिकी से शुरू हुए थे हैं, तो आंकड़े 1800 रुपए बताते हैं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आए, लेकिन वो 300 रुपए भी नहीं होती मुझे लगता। मुझे मैं उस परिदृश्य में कह रहा हूँ आपको कि और मैं तो खाली ना, मेरी बात ये थी कि सांख्यिकी के बहाने इस तरह के औचित्य प्रतिपादन करना ये कैसा लगता है आपको? नहीं नहीं, ये वही लगता है कि झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी, ये वही लगता है। लेकिन अगेन देखिए, अभी आपने एक उदाहरण दिया कि एक गरीब है, उसकी आय को आपने तुलना की हमारी अमीरों की आय से। लेकिन हम यदि उसी गरीब की को पिछले दशक के गरीब से हम तुलना करेंगे तो वो बेहतर स्थिति में नजर आएगा। बेहतर होने के बाद में खाइयां बढ़ी है। खाइयां हमें तो बात देखिए वही है, आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे दिखाई ये दे रहा है खाई, ये जो व्यवस्था अभी हमने अपनाई, मुझे लगता है अपन बहुत ही अर्थशास्त्री बात पे आ गए आप, सामाजिक मैं कुल मिला के ये कि मैं तो खाली कह रहा हूँ कि यदि सांख्यिकी के हिसाब से अंबानी की इस खर्चे को, शादी को गरीब की शादी से भी ज्यादा कम खर्च वाली बताई जा रहा है, कैसा लगता है? जी जी जी। हाँ, ये गलत है, गलत है। ये तथ्यों को अपने सुविधाजनक तरह से प्रस्तुत करने का है, कुछ भी, लेकिन गलत है, गलत है, बहुत बहुत है ना, गलत। देखिए अब देखिए, ताजमहल बनाया तो मोहब्बत की एक निशानी भी है और गरीबों का मजाक भी। शाहिर कह भी गए हैं कि शाहिर कह गए गरीबों का मजाक है। एक शहंशाह ने बनवा कैसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू। बहरहाल मुझे इस बात की खुशी है कि आप सांख्यिकी के प्राध्यापक हैं, और चूंकि आपने पहले मुझे तीसरा झूठ सांख्यिकी को बताया था, तो सांख्यिकी किस तरह से चीजों को पेश कर सकती है, मुझे खाली आपके मुंह से वो सब व्याख्यात करने के लिए मैं आपके पास आया था। जी चलिए, और आपकी बड़ी कृपा है कि आपने उसे व्याख्यात किया। तो मित्रों, मुझे लगता है कि अभय जी की बातें बहुत आधी अधूरी बातें हैं ये, और विषय ऐसा है बिल्कुल हनुमान की पूंछ की तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वक्त कटने के लिए और प्रयास करते हुए मूल बात वही है कि हमारे अर्थ संपन्न प्रभुओं, अर्थ प्रभुओं को गरीब की और गरीबी के सम्मान की चिंता करनी चाहिए। और सांख्यिकी इसे भले कितनी ही जस्टिफाई करे, कितना ही इसे वाजिब बताए, लेकिन ये गलत है, गलत तो है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आज आपका बहुत वक्त लिया, और आपके मेरे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी इस तरह से आपसे बातचीत होगी। जी बिल्कुल, और ज्यादा उपयोगी बातचीत होगी। बहुत बहुत, पर इतने जटिल विषय पे नहीं। कोशिश करेंगे जी। देखिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि जटिल विषय आसानी से समझ में आ जाए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हम मुझे आपसे क्यों कहलवाया मैंने, इसीलिए करवाया कि सांख्यिकी किस तरह से भ्रमित करती है और गलत बातों को भी किस तरह से सही साबित किया जा सकता है। जी हाँ, जी हाँ। और अपनी सुविधा अनुसार उसे उपयोग में लिया जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, है ना। और हम सब लोग, तमाम सरकारें किसी भी राज्य की हो, केंद्र की हो, वो इसी तरह से अपने नागरिकों को भरमाती रहती है। बिल्कुल जी, गोया नागरिकों को सचेत हो जाइए, हमारी सरकारें, हमारे नेता आपको भरमाते रहते हैं, सचेत हो जाइए, और सांख्यिकी के उपयोग आपके खिलाफ कैसे किया जा सकता है, ये इसका नमूना आज अभय जी ने बताया। अभय जी, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। पर इसलिए हर व्यक्ति को सांख्यिकी समझना अनिवार्य है, अपेक्षित है। देखिए, प्रतिशत, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, अनुपात, प्रतिशत, औसत, ये ऐसे शब्द हैं जिनकी समझ के बिना इन समंकों पर बात नहीं करना चाहिए। आप बहुत कठिन काम बता रहे हैं। हाँ। हम लोग सुई बराबर जानकारियों के आधार पर हिमालय के बराबर दावे करने वाले लोग हैं। ऐसे में आप हमसे इतने शिक्षित होने की बात उम्मीद कर रहे हैं। बहुत पर न जाने तो समंकों का उपयोग न करें। नहीं, हम लोग जान के का काम नहीं करते, हम लोग मान के चलने वाले समाज है हम लोग। जी हाँ, जी हाँ, और इसमें आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। फिर से धन्यवाद बहुत बहुत। और मित्रों, मुझे लगा आज अभय जी से आपकी बात बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टिप्पणी जरूर कीजिएगा कि अभय जी की बातें आप तक कितनी पहुंची और आपको कैसी लगी, और आप इनसे भविष्य में और कुछ सुनना चाहते हैं तो वो जरूर मुझे खबर कीजिएगा। मुझे बेहद खुशी होगी यदि आप अभय जी को थोड़ा काम काज में लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जी सर, ज्यादा धन्यवाद।